Okay, we are live now. Assalamu alaikum everyone. This is Mariam Farhad Ali from Markaz Ummeed. Today we have a guest, Miss Pakiza Beg, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और एज अ काउंसलर भी काम करती हैं और एक मास्टर एनएलपी ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मरियम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर हियर। बिल्कुल ठीक ठाक। आज का जो हमारा लाइव सेशन का मकसद जो है आने का, वो डिस्कस करना है एक बच्चे के माइंड को समझना, कि उसका उसका ब्रेन किस तरीके से डेवलप होता है, या वो बच्चा क्या सोचता है किस एज में। जब वो इन्फेंट होता है तो फिर वो तो वो कैसा होता है, और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा मंथ्स ओल्ड होता है, फिर उसके बाद वो एडल्टहुड में आता है, तो किस तरीके से उसकी चेंजेस आती हैं उसके ब्रेन में, वो कैसा परसीव करता है चीज़ों को, या तो कनेक्शंस कैसे बनाता है, या तो वो जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है तो वो अपनी लाइफ में लाइक कितना लेके चलता है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि मैम आप अपना खुद भी एक इंट्रोडक्शन करा दें। ठीक है। आपका टॉपिक वैसे माशाल्लाह इट्स अ वेरी नाइस वन। और इस पे इस वक्त मैं एज अ साइकोथेरेपिस्ट काम करती हूँ मोस्टली। ठीक है, लेकिन मेरा एजुकेशन की फील्ड में बहुत पुराना ताल्लुक है। मैंने बहुत जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड इन ईयर 2006 आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश टू टोटल नॉन स्पीकर्स। ठीक है, तो ईएसएल पढ़ाना शुरू की थी। वहां से समझ आई कि लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, दिमाग कैसे डेवलप करता है। तो फ्रॉम देयर आई वेंट फ्रॉम एन एजुकेशनिस्ट आई वेंट इनटू चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के, क्योंकि उस वक्त मेरे पास जो बच्चे थे वो सब एज ग्रुप के थे। छोटे बच्चों को लैंग्वेज सीखना आसान होता है एज कम्पेयर टू बड़े उम्र के बच्चों को। वी वर अब्रॉड, तो इंटरनेशनल स्कूल था जिसमें मैं काम करी थी। वहाँ पे ईएसएल हम सिखाते थे, तो उसमें जो खासकर बड़े बच्चे थे जो कि मिडिल स्कूल के या हाई स्कूलर्स थे, वो वैसे तो बहुत शार्प थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो उन कंट्रीज से आ रहे थे जहाँ पे इंग्लिश नहीं उनको आती। तो उनको जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते थे, बिकॉज नाउ दे आर इन एन इंटरनेशनल स्कूल और उनको इंग्लिश मीडियम है, उसकी वजह से। तो फिर मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया। और फिर जब मैंने वो किया तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वी हैव सो मच अदर इश्यूज, क्योंकि सिर्फ बच्चों के मसले नहीं थे। जब बच्चों के साथ काम करने के बाद चला कि मसले तो उनके पेरेंट्स के भी हैं और घर के हैं, और उन सारे मसले मसाइल की वजह से इतने मसले पैदा हो रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट द चाइल्ड। तो आई डिड माई डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी फ्रॉम CPC AB UK। और अभी मैं कराची में थेरेपी वर्क के साथ हूँ, उनके साथ काम करती हूँ। मैं स्कूल्स में भी मैंने पढ़ाया है, और मेरा फोकस जो है वो ज्यादा इसी चीज पे है कि हम बजाय इसके कि वो डिसऑर्डर बन जाए तो उसको रोक लें। तो आई एम सो थैंकफुल कि आपने ये टॉपिक निकाला जिससे हम अवेयरनेस दे सकते हैं कि ट्रॉमा या मेंटल डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन या एंजाइटीज जो आजकल सब लोग कह रहे हैं कि भाई हर किसी को मसला हो रहा है, ये एक्चुअली बचपन में जो हम स्ट्रेस डाल रहे हैं बच्चों पर, उसकी वजह से उनकी 20s में, 30s में, 40s में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जो ये बात कर रही थी कि हाउ चाइल्ड ब्रेन्स डेवलप, सो दिस वी कैन एक्चुअली टॉक इन डिटेल। आप बताएं कि आप क्या इसमें पूछना चाहेंगी मुझसे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एज एज लेमैन, या तो पेरेंट्स या फिर एज एन एडल्ट्स, ये जानना कि एक जो बच्चा होता है उसका जहन किस तरीके से काम करता है डिफरेंट एजेस में। तो ये कितना ज़रूरी है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है कभी ये जान पाते हैं या कभी ये समझ पाते हैं कि एक जो बच्चा है और वो सर्टेन एज में होता है, तो वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है, उसकी अपनी इन्वायरमेंट से वो क्या चीज़ें लेता है, या तो जब वो बड़ा हो जाता है तो वो किस तरीके से वो जो है उसको वेंट आउट करता है। तो कितना ठीक इम्पोर्टेंट है, है। इम्पोर्टेंट तो बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपका बच्चा है, उसका नाम क्या है, वो बच्चे का जेंडर क्या है। ठीक है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन होता ये कि हम सब पेरेंट्स बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने बच्चों की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस, या ये समझना कि उनका दिमाग कितना चीजों को ले रहा है या समझ रहा है।
अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ओ छोटा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको समझ नहीं आई, इसको बताना नहीं है। मैं आपको बताऊं मरियम, चाइल्ड एज यंग एज 6 months old can distinguish between, well they can distinguish way earlier but they can get affected by the depression. अगर घर में मदर को या कोई करीब आपके केयर गिवर को डिप्रेशन है, तो बच्चा, ये 6 महीने का बच्चा ये महसूस कर सकता है, उसको ये पता चल जाता है कि इसको डिप्रेशन है, क्योंकि 6 महीने से पहले ही से वो उनकी इमोशंस को देख रहा होता है। और जो उनको शायद पता नहीं होता, लेकिन दे आर वेरी रीडिंग, जो आपके एक एक माइक्रो इमोशंस हैं, जो भी एक्शंस आ रहे होते हैं आपके फेशियल फीचर्स पे, वो सबको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरह से उनको पता चलता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। इसको हम सोशल कॉग्निशन कहते हैं और सोशल रेफरेंसिंग भी कहते हैं। तो ये जो है हमारा सोशल कॉग्निशन, जो सोशल रेफरेंसिंग, ये एडल्ट सारा टाइम यूज करते हैं। हम जब आपने देखा है मार्केट्स में हम कभी जाते हैं या कभी किसी पार्टी में बैठे हो, तो कोई एक हंसता है तो फिर हम देखते हैं अच्छा बाकी लोग भी हंस रहे हैं, अगर हमको भी हंसी नहीं आती तो हम भी हंस लेते हैं, अच्छा इस पे हंसना था या नहीं था। ये जो एबिलिटी है, ये वाली कि दूसरों को देख के रिएक्ट करना कि क्या वो इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं, ये बच्चे एज अर्ली एज 3 months डेवलप कर लेते हैं। राइट right? आपने अक्सर देखा होगा कि अगर छोटे बच्चों की माएँ किसी और बच्चे को प्यार करें तो वो उनको गुस्सा आता है, उनका मुंह नोच रहे होते हैं। सो दे कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड गेट अफेक्टेड। लेकिन ये जो और 10 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनको लैंग्वेज का पता चलना शुरू हो जाता है, दे कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो इससे पहले जिसको हम बेबी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, उनको सारी लैंग्वेजेस एक जैसी लग रही होती हैं। लेकिन 10 माह की उम्र में उनको स्पेसिफिक लैंग्वेजेस समझ आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मैं पंजाबी बोल रही हूँ, सिंधी बोल रही हूँ, उर्दू बोल रही हूँ, एंड दे कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट। दे जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस इट बट दे कैन। और हमारे, हाँ, बल्कि सारी दुनिया में लोग समझा जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके सामने जो मर्जी कह दो, वो सुन थोड़ी रहा है, लेकिन वो सुन भी रहा होता है और समझ भी रहा होता है। अच्छा, ये कितना ये कितनी बात जो है ज़रूरी है, या फिर कितनी इफ़ेक्टिव बात है कि कहा जाता है कि जो इन्फेंट होता है बच्चा, या वो लाइक 2 मंथ्स ओल्ड ओल्ड होता है या 3 मंथ्स ओल्ड होता है, तो ये कहा जाता है कि जो है ना बच्चों को रादर देन कि आप कोई लोरी सुनाओ या फिर कोई गाने सुनाओ, इस तरीके से आप उनसे बातें करो। तो हम्म। इसके पीछे क्या थ्योरी है कि आप उनसे बातें करो, क्योंकि वो एक बिल्कुल छोटा-सा बच्चा है, तो वो आपकी बातें क्या समझेगा? अगर आप उससे नहीं, कोई यही रियल तो मैं टॉक आपसे कर बता रहे रही हो। हूँ कि वो एक्चुअली आपकी बातें समझते भी हैं, नॉट इन अ सेंस कि उनको समझ आता है इसका मीनिंग क्या है, लेकिन बच्चे आपके माइक्रो फेशियल एक्सप्रेशंस को देख रहे होते हैं। अगर आप लोरी सुना रहे हैं या इवन बिफोर बर्थ पे फीटस को भी, जैसे आजकल काफी एक ट्रेंड चल गया है कि क्लासिकल म्यूजिक सुनाएं तो बच्चों का दिमाग बड़ा हुँ। होगा, इस पे काफी रिसर्च हुई भी है। और कुछ ने इसकी फेवर में, कुछ इसकी फेवर में नहीं है। लेकिन बातें करना एज कंपेयर टू म्यूजिक या लोरी से ज्यादा बेहतर इसलिए क्योंकि जब आप बातें करते हैं तो उसमें आपका एक्सप्रेशन होता है। आपकी बातें करने में आपकी आवाज का उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो रहा होता है। और माँ या आपके बाप या दादा दादी, नाना नानी, घर में चचा ताया जो भी हैं, फूफियां खालाएं, वो जब बातें करी होती हैं तो वो प्यार से हाँ ही वो प्यारा बीबी, तो बच्चा जो होता है वो सारे एक्सप्रेशन पिक कर रहा होता है और उस तक वो इमोशंस जा रहे होते हैं, वो एक्चुअली उनको महसूस कर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि बातें करना ज्यादा बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं है कि म्यूजिक भी अच्छा है। आप जब खुद म्यूजिक सुनते हैं तो आप थोड़ा काम होते हैं, आपको पसंद आता है, तो वो बच्चा भी उसी को डेवलप करेगा। या ये कि फीटस जो है अभी बर्थ से पहले जब माँ के पेट में है बच्चा, उस पर जब आप उसको म्यूजिक सुनाते हैं तो उसको एक अच्छी आवाज से वो एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि हमारी हेयरिंग पहले बनती है और वो एक उसके लिए एक अच्छा स्टिमुलाई है, दिमाग एक्टिव रहता है आउटसाइड उस को मिलने से। बट टॉकिंग इज मच बेटर बिकॉज उसमें आपके इमोशंस भी जा रहे होते हैं। अच्छा, एक बच्चा जो होता है उसका ब्रेन लाइक डेवलप किस तरीके से करता है? आई मीन अगर हम डिफरेंशिएट करें एक 7 साल के बच्चे का ब्रेन एक 30 ईयर ओल्ड इंसान के ब्रेन से, तो क्या उसके अंदर डिफरेंसेस होंगे?
क्या वो अलग तरीके से सोचता है या लाइक? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज्यादा फर्क होता है। मे बी साइज वाइज तो हम कह सकते हैं कि नहीं होता। जो बच्चा जब पैदा होता है तो जो एक नॉर्मल ब्रेन है, ह्यूमन एडल्ट ब्रेन, वो उसका 1/4 साइज में होता है। बाय द टाइम टॉडलर आपका 2.5 years का होता है, वो उसका 2/3 हो जाता है। जब बच्चा तकरीबन 6 से 7 साल का होता है तो वो उसका तकरीबन 90% ब्रेन बन चुका होता है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ साइज में। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट के ब्रेन, क्योंकि जो ब्रेन है इट्स लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, इट्स नॉट वन थिंग। ब्रेन में आपको पता है हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट उसके आपके लिए एस्पेक्ट्स हैं, या हाउ टू से दैट, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, जिसमें आपके न्यूरॉन्स हैं, सिनेप्टिक स्पेसेस हैं और माइसेलिन्स हैं। तो ये 7 साल के बच्चे का 90% ये बन तो हो चुका होता है स्ट्रक्चर, लेकिन जो न्यूरॉन पाथवेज बनने होते हैं, जो कनेक्शन होना होता है कि वो दिमाग काम कैसे करेगा, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी कैसे है, वो नहीं बनती है। ठीक है, आप इसको यूं समझें कि हाउ टू से दैट, कि जो एक नया बच्चा है उसका जब दिमाग है तो उसके पास 5 सेंसेस हैं। ठीक है, उसको सेंसेस फील हो रही हैं। हम बड़े लोग दिमाग का 2 हिस्सा ज्यादा यूज करते हैं। हम अपनी फ्रंटल लोब्स यूज करते हैं, जिसमें हमारी थिंकिंग, क्रिएटिविटी और सारी थॉट्स जो है, और हम अपने लिम्बिक सिस्टम यूज करते हैं जो कि हमारा यहाँ पे है पीछे। इसमें हमारी डिजायर, सेक्सुअल नीड्स, प्लेजर्स, इसको हम रेप्टाइल ब्रेन भी कहते हैं, ये होती है कि आपको कोई चीज आई है आपके ऊपर, आप उसको पकड़ लेते हैं, ये सारे बिहेवियर्स यहाँ पे होते हैं। बच्चे जो हैं दिमाग की ये दोनों साइड वाले जो हिस्से हैं ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इनकी फ्रंटल लोब सब बहुत ही बाद में आती है। तो इस हिसाब से आप सोचें कि दे आर बेसिकली यूजिंग दिस पार्ट एंड वी आर यूजिंग दिस एंड दैट पार्ट, सो दो द ब्रेन इज सेम बट इट्स नॉट, आप उसको यूज नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल ही फर्क हो गया। इसलिए इस एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक डीप फ्रीजर है, तो पहले तो 3 साल तक आपने सिर्फ फ्रिज यूज किया और फिर उसके बाद आपने सिर्फ फ्रीजर यूज किया, तो ये ऐसे है। यू कैन नॉट से कि ये जो चीज मैंने फ्रिज में रखी थी वो सही होगी, जो फ्रीजर में रखी थी सही होती। ऐसा है, बिल्कुल फर्क फर्क हिस्से यूज होते हैं। जो 2 साल तक हमारे तकरीबन 2 मिलियन सेप्सिस पर सेकंड यूज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा चल सकता है, फिर सकता है, कुछ थोड़ी बहुत आवाजें निकाल सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसको शेयरिंग का और इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, फिर वो 3 से 4 साल की उम्र में उसको एक्सप्रेशन करना आता है कि वो क्या चाह रहा है, वो बता सकता है, बट स्टिल ही कैन नॉट बी वेरी, उसको इमोशंस का नहीं पता होता। वो ये तो बता सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि मैं नाराज हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, बस कुछ गलत हो रहा है। फिर 4 से 10 साल की उम्र में बच्चों में आपने अक्सर देखा होगा एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आता है। मतलब अक्सर अगर आप छोटे बच्चों की माँ से पूछते हो, कहते हैं शुक्र है 4 साल का हो गया मेरा बच्चा, अब जरा थोड़ा सा कूल हो गया। ठीक है, उसमें हमारा दिमाग जो है वो कॉग्निशन उसमें आना शुरू जाती है बच्चे के दिमाग में। और इस वक्त जो ऑक्सीजन हम यूज कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, एनर्जी बहुत कंज्यूम होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से इस टाइम बच्चों को कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा खिलाएं पिलाएं उनको, बस गंदम खिलाएं और वो बादाम वगैरह खिलाएं। लेकिन एक जैसे एक 14 साल का बच्चा है और एक 16 साल का बच्चा है, वो इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। उसका दिमाग इतना वायर्ड नहीं हुआ होता कि वो जैसे गाड़ी चला सके। हालांकि हमारे यहाँ आप बहुत देखेंगी 14 साल की और 16 साल के बच्चे गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए देखे, लेकिन बेसिकली उनकी सारी एबिलिटीज नहीं बनी हुई होती। जबकि एक 30 साल का बंदा जो है उसके लिए सारी चीजें बहुत आम होती हैं, दे कैन डू इट, वो गाड़ी भी चला लेंगे, वो टेलीफोन पे बात भी कर लेंगे, टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज लेंगे। तो इतना ज्यादा फर्क है एक बच्चे के दिमाग में और एक एडल्ट ब्रेन में। बाय द एज ऑफ 24 जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होती है, और 25, 24, 25 डिपेंड करता है, उससे पहले तक ब्रेन आपका डेवलप हो रहा होता है। ओके, तो आप ये कह रही हैं कि
मतलब जब बच्चा एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो तब से उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे की स्टार्ट होती है, और बाय द एज ऑफ 24 या लाइक 23 एंड 24 जो है वो बच्चे का पूरा ब्रेन जो है ना डेवलप होता है उसके बाद। जी, तब तक आपकी ब्रेन डेवलपमेंट चलती ही रहती है। ये नहीं होता कि आप कहें कि जी 6 साल तक 7 साल तक दिमाग पर सब हो गया। तो बाय द एज ऑफ 24 25 आपका दिमाग में जो कनेक्शंस बन रहे होते हैं वो होते रहते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ओके नाउ दिस इज अ फुली डेवलप्ड ब्रेन। तो उसका साइज जो है वो 6 साल की उम्र में ही पूरा हो चुका होता है, 6 से 7 साल की उम्र में वो पूरा साइज हो गया होता है उसका, लेकिन कनेक्शंस नहीं बने होते हैं। लाइक जो बच्चा जो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करता है वो जो है आपका 24 तक जाके कंप्लीट होते हैं, तब उसको समझ आती है चीज़ों की, या वो मल्टीटास्किंग कर सकता है या उसको उस वक्त तक करनी चाहिए। अच्छा, जी अब बच्चों के लिए ये कितना ज़रूरी होता है जब बहुत छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, कि उनका एनवायरनमेंट जो है सिक्योर हो, वार्म हो, या फिर उनको एक लाइक सपोर्टिव सा फील हो, लविंग सा एनवायरनमेंट हो, उनके लिए कितना ज़रूरी है? मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक बच्चा जो इन्फेंट होता है या उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, या फिर इवन 13 ईयर्स ओल्ड का होता है, तो उसके लिए एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी होता है? क्या वो जो चीज़ें फेस कर रहा होता है, जैसे कि आपने बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि डिप्रेशन और एंजाइटी अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स को होती है, तो वो बच्चा इतना ज़्यादा छोटा होता है, इन्फेंट होता है, लेकिन उसको उसको पता चल रहा होता है, उसको पता चल रहा जी होता है, वो बिल्कुल। फील कर रहा होता है, और कितने अरसे तक वो ये चीज़ दिमाग में रखता है कि एक ऐसा वाक़या हुआ था या फिर ये चीज़ हुई थी, और वो कब तक उसको इफ़ेक्ट करता है? मरियम, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने सवाल किया है, ये इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि ये कब तक इफेक्ट करता है ये मैं नहीं कह सकती। बिकॉज रिसर्च ने साबित किया है कि ये थ्रू आउट उनमें रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर एक कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ है बच्चे पे, या उसके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ है, या कुछ ऐसे हालात उसने देखे हैं, या कुछ देखा है, कुछ भी। आई एम नॉट कॉलिंग इट ट्रॉमा बट एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में आप ये देख सकते हैं कि आपके इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है, घर में मारपीट का माहौल बहुत ज्यादा है, गुर्बत है, वैसे ही लोग बहुत चीखते चिल्लाते हैं। तो ये जो इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है आपके इर्द गिर्द, या जो आपकी इन्वायरमेंट नॉन सपोर्टिव है, या मदर को या मदर और ग्रैंड मदर्स आपस में बहुत लड़ती हैं तो एकदम से शोर होता है घर में, ये छोटी छोटी चीजें हैं। या बहन भाई बहुत लड़ रहे हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़े बड़े ट्रॉमास नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है बच्चे के ऊपर कि वो सारी उम्र कैरी करता है। और ना सिर्फ ये कि उसकी इनकी वजह से उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, बल्कि उनकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। उनको जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आई होती हैं हार्ट की और ब्लड प्रेशर की एंड सो मेनी डिफरेंट, ये सब उस वजह से होती है। अगर मैं आपको इसकी रीजन बताऊं तो इसकी रीजन ये है कि बाद में आई होप कि आप वो तस्वीर शेयर कर सकें जो मैंने आपको बताई थी, कि हमारे ब्रेन के अंदर एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। वहां और एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से एक सिक्रीशन होती है, जो हमारे जब हम स्ट्रेस में होते हैं, किसी भी तरह की स्ट्रेस में होते हैं, तो वहां से एक एड्रेनलिन निकलना शुरू होती है। तो जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनलिन होता है वो हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे कुछ हो रहा है, फॉर एग्जांपल बाहर गोलियां चल रही हैं, या यू नो किसी को मार पड़ रही है, तो बच्चा एकदम से स्ट्रेस में आ जाता है, उसको लगता है कि मुझे भी अपने आप को बचाना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त उसके दिमाग में से ये HPA जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है ताकि उसकी बॉडी को काम डाउन करे। अब जो बच्चे इस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे हर वक्त उनको थ्रेट फील हो रहा होता है, तो इनकी बॉडी से ये हार्मोन, इनकी ब्रेन में सॉरी, ये हार्मोन हर वक्त सिक्रीट होता रहता है। और इसकी वजह से जब ये बड़े होते हैं तो एबिलिटी टू मॉनिटर
their emotions और calm their senses and how to find दूसरी options कि मैंने कैसे इसको ठीक करना है, वो खत्म हो जाती है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो आप यूं समझे कि एक बंदा है, वो बीमार हो गया, उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई है, तो क्या होता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, उसको वो ड्रिप लगा देते हैं, ठीक है। ड्रिप थोड़ी थोड़ी लगी रहती है और उसकी जब वो हालात ठीक हो जाते हैं तो ड्रिप हट जाती है, वो अपना काम कर लेता है। इनकी सिचुएशन में ये होता है कि वो जो ड्रिप है वो नॉन स्टॉप चल रही है, और जब उसकी जरूरत नहीं भी है, उनको तब भी लग रहा है कि वो अंडर थ्रेट है, वो तब भी मरने वाले हैं। सो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। और उनको इसका पता भी नहीं होता कि अब उन्होंने क्या करना है। सो दे कैन नॉट डिफरेंशिएट। आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी वर्स, लेकिन एज कंपेयर टू वो बच्चे जिनको लविंग केयरिंग एनवायरनमेंट मिली है, ये बच्चे ज्यादा हाइपर होते हैं, क्योंकि ये हर वक्त विजिलेंट मोड पे होते हैं ना, कुछ भी गलत हो सकता है। स्कूलों में ये बच्चे आपको ज्यादा शरारतें करते हुए नजर आएंगे, ज्यादा भागते दौड़ते हुए नजर आएंगे। बड़े होके इनमें लोगों में ट्रस्ट करने की एबिलिटी कम होती है, ये लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, ये लोगों से दूर रहते हैं, दोस्ती बनाते। तो ये इनकी पर्सनालिटी ट्रेट बन जाती है। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा असर देती है। आपकी अटैचमेंट सिक्योर एंड सेफ होनी चाहिए जिस हद तक मुमकिन हो सके। अच्छा, आपने जो है काफ़ी बच्चों के साथ काम भी किया होगा और आप काफ़ी अरसे से काम भी कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो है बच्चों की मेंटल हेल्थ से लेके कितना काम हो सकता है या हुआ है, या फिर क्या प्रोग्रेस है या कितनी ज़रूरत है? देखिए, एक्चुअली जरूरत बहुत ज्यादा है, बट थैंकफुली अब अवेयरनेस आती जा रही है, लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। हमारे साथ हुआ ये कि हमने ना एक लूप लिया। पहले जो हमारा अपना सिस्टम था, उसमें आप जो भी कहें, लेकिन जो एक हमारा रिश्तों का ताना बाना बना हुआ था, तो एक हमारे पास एक मजबूत चादर थी। तो जब बच्चों के पास एक रिलायबल एडल्ट होता था हमेशा फैमिलीज में, जिसके पास वो जाते थे और अपना अपना कंफ्यूजन उनको दे सकते थे, जब से हमारा ये सिस्टम खत्म हुआ और हम न्यूक्लियस फैमिलीज पे चले गए, तो बच्चों के पास वो एक सेफ स्पेस चली गई। वरना पहले बच्चे अपनी चची के पास, ताई के पास, अपने कजन्स के पास, नानी दादी के पास, खालाओं के पास जाके कह लेते थे, क्योंकि सब लोग करीब करीब रहते थे। फिर अब ये चीज खत्म हो गई हमारे उसमें। तो पहले हमारे बच्चे इतने उसमें नहीं आते थे, क्योंकि उनके पास एक सोर्स था जहां पे वो अपनी स्ट्रेस जाके निकाल सकते थे, रो सकते थे। अब ये खत्म हो गई। फिर हमारे स्कूल्स बहुत ज्यादा उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा। इवन अभी भी हमारे स्कूलों में हद से ज्यादा प्रेशर है, बच्चे हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। टीचर्स स्ट्रेस में है, बच्चे स्ट्रेस में है, पेरेंट्स स्ट्रेस में है। पेरेंट्स आते हैं, वो उनको मार्क्स चाहिए होते हैं। मतलब जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैंने देखा है कि बच्चों के 90% मार्क्स होते हैं, पेरेंट्स खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे के 90% मार्क्स है, लेकिन दो बच्चों के 95 आए हैं, चार बच्चों के 93 आए हैं, तो इसके 93 क्यों नहीं आ सकते 90। सो इतने स्ट्रेस में हैं बच्चे कि उनकी हालत बहुत बुरी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अवेयरनेस दें पेरेंट्स को स्पेशली। और अब काफी सारे स्कूलों ने काम करना शुरू किया है, दे आर स्टार्टिंग ब्रिंगिंग माइंडफुलनेस। लेकिन स्ट्रेस को अभी और बच्चों की इमोशंस पे अभी काम करने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो जो हमें एक सपोर्ट पहले मिली हुई थी, वो हमारी खत्म हो गई है। इवन पेरेंट्स में, सिबलिंग्स में आपस में कोई वो नहीं रही है रिलेशनशिप। हर कोई अपने फोन के साथ, टैबलेट के साथ लगा हुआ होता है, हम उसी में खुश होते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज वॉइड जो कि समहाउ हमें फिल करनी है। जो बच्चों का ब्रेन होता है, डेवलपिंग ब्रेन होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा लाइक किसकी ज़रूरत होती है? मतलब एज इन एक्टिविटीज़ हो, कोई एनवायरनमेंट हो, लाइक फूड हो? हाँ, फूड, अगर आप डेवलपिंग ब्रेन की बात करें तो उसमें फूड, यस, फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं ग्रोइंग ब्रेन पे, स्पेशली फ्रॉम 2 to 6-7 years के ब्रेन पे। उसमें आपके नट्स शामिल है,
नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पुराने जमाने में कहते थे कि बादाम खाने से अकल आती है, वो बिल्कुल 16 आने दुरुस्त था, वाकई में अकल आती है बादाम खाने से, क्योंकि नट्स में आपकी प्रोटीन्स होती है जो कि आपको नर्वस सिस्टम को बूस्ट करती है, तो जब आपके कनेक्शंस बन रहे होते हैं तो वो स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन बादामों के अलावा भी आप सारी नट्स खा सकते हैं, मूंगफलियां, जो भी आप खाते हैं, जो भी आपको पसंद हो, बादाम, अखरोट वगैरह, व्हाट नॉट। एग्स, एग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे आपको प्रोटीन्स मिलती है, तो एग्स, रेड मीट, ये व्हाइट मीट, ये सब बहुत ज्यादा दिमाग के कनेक्शंस बनाने में बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से अल्जाइमर नहीं होता अगर आप एग्स खाएं, अगर अपने बच्चों ने एग्स खाए होते हैं। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आंवला, जो हम अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आंवला इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन, फॉर चिल्ड्रन ब्रेन फिर डेवलपमेंट हाउ डू स्पेशली। आंवला कैसे खाते हैं आप, मतलब? आंवला एक्चुअली, ये दे आर लाइक गूसबेरीज, राइट? तो आप इसको किसी तरह से भी खा सकते हैं। वो जो कच्चा आंवला होता है, ये थोड़ा सा फ्रूट, वाटरी सा और खट्टा सा होता है, आप उसको लाइक लिटरली क्या कहते हैं, वो क्या बेर की तरह से खा सकते हैं। इट्स नॉट दैट बैड। नहीं तो आप उसका शेक बना सकते हैं, आप उसका जूस बना सकते हैं। आप उसको शुगर में डिप करके, वो आंवला का जैम सा होता है, वो बना सकते हैं। इट इज वेरी गुड। मतलब ये बात मुझे तब पता चली थी जब मैं रिसर्च कर रही थी, एंड देयर वाज लाइक, जब हमने ये किया और मैंने कहा ये बड़ा फेमिलियर सा है, लेकिन हमारे यहाँ उसको खाने का रिवाज नहीं है, लेकिन बाहर वेस्ट में दे टेक इट एज अ यू नो मेडिकल फूड, और उसको बहुत ज्यादा करते हैं। प्लस आपकी प्लम्स, एप्पल्स, अदर फ्रूट्स, जितने भी बेरीज हैं, बेसिकली बेरीज जो हैं, बेरीज में आ जाते हैं आपके स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, करंट्स, फालसे, तरबूज, इस तरह के, ये बहुत फायदेमंद है आपके लिए, दिमाग के लिए। और गंदम, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डेवलपिंग ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। और अब एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, तो एक्टिविटीज, ऑब्वियसली प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्ले इज अ बिजनेस फॉर डेवलपिंग माइंड। प्ले से मुराद है कि आप बाहर जाके जो खेलते हैं, जो फिजिकल प्ले है, जिसमें आपने हिलना है, झुलना है, गिरना है, चोटें लगनी है, आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विनीकॉट जो कि हमारे, उन्होंने कहा था कि बहुत चाइल्ड साइकोलॉजी में उनका बहुत नाम है, बहुत रिसर्च किया उन्होंने, कि बच्चों के लिए ये सीरियस बिजनेस है प्ले। उनके लिए डेवलपमेंट के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उनके ब्रेन के लिए, कि वो बकायदा खेलें, उससे आपके कनेक्शंस बनते हैं। और फिर इसके साथ साथ बच्चों के लिए व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप उनको नफी नहीं करें, मतलब आप उनको नो नहीं कहें। बाय नो आई एम नॉट सेइंग कि आप जो वो कह रहे हैं वो मान जाएं कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो बेटा, आई एम गोना लिसन टू यू, आई एम गोना स्पाइल यू रॉटन, नो, नॉट दैट। आप उनको बताएं, लेकिन आप उनको ऑप्शंस के साथ बताएं। अगर आपने किसी चीज को बना भी करना है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, या उसने अपना होमवर्क नहीं किया और टीचर ने आपको स्कूल करके से फोन करके कहा कि भाई ये होमवर्क नहीं करके आया, तो आप चाहे उस पर गुस्सा करने के, चीखने चिल्लाने के कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो निकम्मे नालायक हो, और अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अब मैं तुम्हें गेम्स नहीं दूंगी और मैं तुम्हारी चीजें ले लूंगी, ये कर लूंगी, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आप उससे कहें कि ये कॉन्सिक्वेंस है आपकी हरकतों का, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया, लिहाजा अब आप ये गेम्स नहीं खेल सकते। सो यू आर स्टिल टेकिंग अवे दोस थिंग्स फ्रॉम देम, बट यू आर नॉट एक्चुअली सेइंग नो टू देम। यू आर गेटिंग माय पॉइंट में, मैं क्या कह रही हूँ? और उनकी बात को समझे, और उनको, क्योंकि उनको समझ आ रही होती है, दे जस्ट नॉट वेरी एबल टू एक्सप्रेस इट। उनके पास लिंग्विस्टिक एबिलिटीज नहीं होती कि वो आपको बता सकें कि वो क्या समझ रहे हैं। तो आप उनको ऑप्शंस दें कि अच्छा तुम्हें ये लग रहा है, तुम ये फील कर रहे हो, तुम्हारे ये इमोशंस हैं। उनको नेम करें उनके इमोशंस को ना, कि ये आप ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, ताकि आपका कनेक्शन बने। और ये मत समझिए कभी भी कि भाई बच्चे हैं, इनको क्या समझ आ रही है। बच्चों को हमसे ज्यादा समझ आ रही होती है, उनको सब समझ आ रही होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती कि अगर हम लोग एक बच्चे के ट्रॉमा को एक्सप्लेन करना चाहे, चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसे कहते हैं,
और बहुत सारे एडल्ट्स हम लोग अपनी अपनी लाइफ में हम बहुत सारे लोगों से टकराते हैं और मिलते हैं, जो हमें कभी ट्रिगर करता है उनसे बात करके, या फिर उनके कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो हमें शायद सोचने में मजबूर करते हैं कि शायद इस शख्स के साथ कुछ हुआ होगा तभी वो इस तरीके का बिहेव कर रहा है। या तो कोई बहुत ज़्यादा ही कोई एडल्ट होता है डिप्रेशन में चला जाता है, या कोई सुसाइड कर लेता है, अटेम्प्ट करता है, या तो किसी के बहुत रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। जिस तरह कि आप बता रही थी कि कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में कि उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो दोस्त नहीं बनाते हैं, और कुछ बच्चे बहुत स्टबर्न हो जाते हैं। तो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है, आई मीन कि इस तरह कहते हैं रिसर्चर्स में, और जो मैंने सुना है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट जो इन्फेंट होता है टिल द एज ऑफ 3 और 4, तो वो अपनी मेमोरी रिटेन नहीं कर सकता। मतलब उसके साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ है, जैसे कि बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, और जब उसके पास कोई मेमोरी नहीं है, जब तक वो 3 साल का है, तो अगर उसके साथ वो अब्यूज होता है, लाइक फिजिकल अब्यूज कह लें आप उसको, या हाँ, इस दुनिया में जी रहते हुए तो सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है, और बिल्कुल एनी काइंड बिल्कुल। ऑफ। तो किस तरीके से वो इसको ले सकता है, या फिर वो आगे चल के इसको हैंडल करता है, या तो वो किसी दूसरे को ये पास करता है अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन होती है या स्ट्रेस होती है। एक्चुअली जो आप बात कर रही हैं इसको हम कहते हैं चाइल्डहुड एमनीजिया, राइट? कि बच्चा तकरीबन 4 साल तक की मेमोरीज अपनी नहीं, बच्चा नहीं, बच्चे को याद होती है, बड़े जो होते हैं वो अपनी मेमोरीज भूल जाते हैं। 4 साल तक की तो उनकी बिल्कुल वाइप आउट हो जाती है, और उसके बाद उनकी 6 8 10 साल की मेमोरीज भी भूल चुके होते हैं, कुछ इक्का दुक्का उनको बात याद होती है। लेकिन अगर आप साइकोथेरेपी में जाएं या आप किसी भी उसमें जाएं, तो वो हमेशा यही बात कर रहे होते हैं कि ये बचपन से आई है, दिस इज हैपनिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। तो बचपन में जो कुछ आप जिससे एक्सपोज हुए हैं उसका बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करता है, आपका ब्रेन कैसे एक्ट करता है, आपके अंदर इमोशंस कैसे स्टोर हुए हैं। और जो मैं आपसे बात कर रही थी एचपीए की, जो स्ट्रेस रेगुलेट करने के लिए हमारे अंदर हार्मोन बनता है, वो कितना बनता है, कैसे बनता है, ये सब कुछ बचपन से आ रहा होता है। तो ये बहुत इफेक्ट करता है कि, एंड इट्स नॉट कि ट्रॉमा हुआ हो, किसी के साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती हुई हो, एनी सिचुएशन जो कि ऑर्डिनरी से हटके है, ठीक है, जिसने बच्चे को एक खौफ की सिचुएशन में डाल दिया है, ये सारे उसके ऊपर इम्पैक्ट आते हैं। अभी तक इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है कि ये होता क्यों है, लेकिन जो ज्यादातर रिसर्चेस हुई है और उन्होंने इस बात पे एग्री किया है, इवन फ्रॉइड भी इस बात को बात करता था कि रीजन हम अपनी मेमोरीज भूल जाते हैं चाइल्डहुड की, उसकी वजह ये होती है हम उनको भूलते नहीं है, हम उनको रिप्रेस कर देते हैं, वो बिल्कुल नीचे चली जाती हैं। तो हम जब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो उनको खींच के ला नहीं सकता, लेकिन वो होती है हमारे अंदर, हमारे उसकी फीलिंग्स रह जाती हैं। और हम जब उस तरह से या उससे मिलती जुलती कोई सिचुएशन आती है तो हम रिएक्ट करते हैं। अब देखिए, एक बच्चा जो है वो अब एक लैंग्वेजेस जो है वो हम सीखना शुरू करते हैं क्योंकि हमने सुन रहे होते हैं, ठीक है, आप उसको सुन रहे, वो सारी आपके जहन में इनकोडिंग हो रही है, वो सारी की इनकोडिंग हो रही है। लेकिन जब आप उसको बोलते हैं तो आपको ये याद नहीं रहता कि वो लफ्ज, एक लफ्ज आपने कहाँ सुना था, राइट? बस आपको पता होता है कि आपके दिमाग के अंदर है। सेम इज द केस विद मेमोरीज। आपके साथ कुछ हुआ, कोई एडवर्स एक्सपीरियंस हुआ, और आपको पता है कि इसके बाद आपने ऐसा करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा था, उसको हुआ कि अच्छा मुझे थप्पड़ पड़ जाएगा, एकदम से बगैर किसी वजह के थप्पड़ पड़ जाएगा, ठीक है, तो उसको उसके अंदर ये फीलिंग रहेगी कि अच्छा मुझे किसी वक्त भी कोई भी मार के जा सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वही सिचुएशन होगी। जैसे हम सोचते नहीं है कि मैंने क्या लफ्ज कहना है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सोच रहे हैं यार ये लफ्ज फंस गया, आई नो दिस वर्ड, मुझे ये लफ्ज आता है लेकिन मैं ये कह नहीं पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, किसी का नाम याद नहीं आ रहा होता, और थोड़ी देर में याद हो जाता है। सेम इज द केस विद फीलिंग्स। वो जो हमारे साथ बचपन में हुआ होता है, चाहे आप उसमें 2 साल के हैं, 1 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, वो आपके अंदर मौजूद होता है, बस आप उसको एसेस नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये भी है, अल्लाह में का निजाम ये है कि देखिए, जब बच्चा इस दुनिया में आता है
तो हर चीज उसके लिए बहुत नई होती है। ठीक है, एक दरवाजा भी बंद होता है ना ठा करके, तो उसको लगता है कि पता नहीं क्या हुआ, शायद दुनिया तबाह होने वाली है, क़यामत आ गई है। ठीक, वो कोई चीज देखेगा, गुब्बारा जा रहा होगा, उसको लगेगा पता नहीं ये तो कोई मॉन्स्टर है, बाद में उसे पता चलेगा नहीं ये मॉन्स्टर नहीं है, ये तो गुब्बारा है, इसको देख के खुश होते हैं क्योंकि माँ उसको बता दी देखो इससे खेले। वो कोई गुड़िया देखता है उसको देख के डर जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी कि ये गुड़िया है कि ये इंसान है, देयर इज अ डिफरेंस, फिर उसको बता दे नहीं ये तो खेलने की चीज है, गुड़िया है, ये ऐसी है। सो वो उस रिएक्शन से रिलेट करता है। पहला उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा खौफनाक सा आता है कि ओ माय गॉड आई एम अंडर थ्रेट, मैं मरने लगा हूँ। बच्चों को हर चीज में लगता है कि बस वो मरने वाले हैं। तो वो जो इतना ज्यादा उनके अंदर थ्रेट होता है और इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, उस सारे को खत्म करने के लिए उनकी वो मेमोरीज वाइप, नॉट वाइप आउट तो नहीं होती, अनअसेसेबल हो जाती है। और लेकिन उनका इफेक्ट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोगों को मेमोरीज याद नहीं रहती। अच्छा, कितना ज़रूरी है मेन स्ट्रीम स्कूल्स के लिए कि हर स्कूल में जो है कोई साइकोथेरेपिस्ट होना चाहिए, कोई साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। तो कितना ज़रूरी होता है कि स्कूल के लिए कि वो जो है किसी साइकोलॉजिस्ट को रखें, किसी साइकोथेरेपिस्ट को रखें, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है एक स्कूल के लिए कि अगर उनके पास कोई काउंसलर हो और वो बच्चों की काउंसलिंग करे, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आ जाते हैं। और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में स्कूल्स में ऐसा होना चाहिए कि कोई काउंसलर हो, कोई साइकोथेरेपिस्ट हो, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो, वहाँ पे बच्चों मैं को आपकी ऑब्जर्व बात कर। से बिल्कुल एग्री करूंगी कि इसकी इतनी ही जरूरत है जितनी एक टीचर की जरूरत है। जैसे हमें गेम्स टीचर्स चाहिए, ऐसे हमें मेंटल हेल्थ के लिए भी टीचर्स चाहिए। और ऑब्वियसली जैसे हम गेम्स के लिए हम कोई साइंस टीचर को गेम टीचर नहीं रखेंगे, इसलिए मेंटल हेल्थ के लिए हम इंग्लिश टीचर को नहीं कहेंगे कि आप मेंटल हेल्थ की टीचर बन जाएं, चाहे उनको वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, बच्चों के साथ कितनी अच्छी क्यों ना हो। तो एक वो टीचर जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी समझी है, इनको साइकोथेरेपी का पता है, और खासकर बच्चों की साइकोथेरेपी का पता है, क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो बहुत फर्क है बड़ों से। जैसे हम बड़ों को डील करते हैं वैसे हम बच्चों को डील नहीं कर सकते। जो टेक्निक्स और जो वेज हम यूज करते हैं उनके इमोशंस को करने के लिए, क्योंकि बच्चे बात करके नहीं बता सकते कि मुझे क्या मसला है, तो उनके साथ आर्ट, प्ले थेरेपी, सैंड थेरेपीज, इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। और ये बहुत बहुत अशद जरूरी है कि, बल्कि मेरे ख्याल में तो लॉ होना चाहिए कि हर स्कूल में, कि अगर जैसे आपने इंग्लिश की टीचर जरूर रखनी है, मैथ्स की टीचर जरूर रखनी है, तो लिहाजा आपको मेंटल हेल्थ की टीचर भी जरूर रखनी है जो कि इसी में क्वालिफाइड हो। और टीचर्स के लिए भी उसके पास एसेस होनी चाहिए, क्योंकि हमारी टीचर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती हैं। और टीचर्स को भी माइंडफुलनेस सिखानी चाहिए कि वो कैसे बच्चों के साथ डील करें, क्योंकि जब वो खुद इतने स्ट्रेस में, और खासकर हमारी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे टीचर्स इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं कि वो फिर अपना स्ट्रेस जो लोग शिकायत कर रहे होते हैं उसकी वजह ये है कि स्कूल उनको स्ट्रेस दे रहा है, घर से स्ट्रेस आ रहा है, पेरेंट्स से स्ट्रेस आ रहा है, तो वो फिर कभी कभी क्या करें, अपना स्ट्रेस उनका निकल आता है बच्चों पे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब हो। अच्छा, आप जो मदर्स होती हैं, बिल्कुल नई नई जो मदर्स होती हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या टिप्स देंगी कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को मतलब बिल्कुल छोटा सा ही बेबी होगा उनका, और किस तरीके से वो उनको हैंडल करें या उनकी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें करें। तो कुछ लाइक उसके लिए कोई टिप्स होंगी? लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप तो ये है कि उनको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। राइट, इफ यू आर हैप्पी देन योर चाइल्ड वुड बी हैप्पी, क्योंकि वो आपका एक एक इमोशन देख रहा है। आप मुस्कुराएंगी आपका बच्चा मुस्कुराएगा, क्योंकि वो सीख ही आपसे रहा है। फिर बच्चों के साथ जैसे आपने बात की थी कि बात करना बहुत जरूरी है, ये मत सोचिए कि इसको समझ नहीं आ रहा, आप उससे बात करें, मोहब्बत से प्यार से बात करें। और बच्चों की एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनसे नजरें मिलाएं, आंख से आंख मिला के, वो जो गेज स्टेयरिंग वाला सीन होता है ना कि आप देखते हैं हाँ और हाँ ये करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बच्चों से बात करें, इवन जब बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाएं, 1.5 साल के, 2 साल के, 4 साल के, 6 साल के, हमेशा उनकी लेवल पे आके उनकी आंख से आंख मिला के बात करें। इससे जो कनेक्शन बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको समझ जाती है कि आप उनसे क्या बात करें, और उनको लगता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं।
तो हमेशा बच्चों से, एंड दिस लाइक बहुत ज्यादा पिछले दिनों सोशल मीडिया पे ये चीज आ रही थी, लेकिन इस पे बहुत रिसर्च हुई हुई और ये बिल्कुल सही है कि जो फुल बॉडी हग्स हैं, कि पूरी अच्छी तरह से आप बच्चे को जो हग करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमारे अंदर काफी सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो आप बच्चों को सेफ सिक्योर फील कराते हैं। इवन अगर आपने बच्चे को डांटा भी है और आप उससे नाराज भी हैं, तो उसके बाद आप उसको हक कर लें तो उसकी वो उसको होगा कि यस आई एम लव्ड फॉर, आई एम केयर्ड फॉर, इट्स हाँ मैंने गलती की थी। ये नहीं कि चलो अब मैं तुमसे बात नहीं करना, दूर रहो। सो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम छोटे बच्चों पे नाराज हो जाते हैं, हमें पता होता है कि इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन क्या करें, यंग मदर्स खुद भी परेशान होती है, उनको भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें, उनको क्या पता क्या कर रहे हैं, तो बच्चों पे गुस्सा कर लेती हैं, कभी कभी उनको टपट के नीचे रख देती हैं, उसके बाद उनको गोद में लेके प्यार करना पूरी अच्छी तरह से। एंड मिनिमम 20 सेकेंड इज रिक्वायरमेंट, उससे पहले आपकी बॉडी के जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज नहीं होना शुरू होते। तो जितना ज्यादा आप बच्चों को गोद में उठा सकते हैं, ये बिल्कुल थ्योरी खराब है कि बच्चों को गोद में नहीं उठाना चाहिए, उनकी तबीयत आदत बिगड़ जाती है, नहीं। बच्चों को गोद में उठाएं, उनको प्यार करें, उनको किसेस करें और आई कांटेक्ट रखें एंड स्माइल। यस, स्माइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन अराउंड द चिल्ड्रन। सबको चाहिए कि मुस्कुरा मुस्कुरा के बच्चों से बातें करें। ओके, तो बच्चों को हग करें बहुत सारा, लाइक स्माइल करें आप अपने बच्चों के साथ जो है कनेक्शन डेवलप करने के लिए, और बातें करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको ये लगे कि बच्चा समझ रहा एंड है आई आपकी बात या कांटेक्ट, नहीं। गेजिंग। एंड आई कांटेक्ट, तो ये सारी टिप्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं जब आप अपने बच्चों को डील करें। उसके आपके साथ ना टाइम गुजरने का पता नहीं चला। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 41 मिनट्स हो गए कि हमारा सेशन जो है चल रहा है, एंड ये काफ़ी लंबा हो गया है पिछले सेशन से जो मैंने अभी तक किए होंगे। तो थैंक यू सो मच आपने आपका। टॉपिक इतनी अच्छा सिलेक्ट किया, थैंक यू। इट वाज सच अ नाइस टॉपिक, इट्स क्लोज टू आवर ऑल हार्ट्स। बिल्कुल, ये टॉपिक मेरे दिल के वाक़ई बहुत ज़्यादा करीब है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन कभी हम लोग कर नहीं पाते, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो जिस तरह अगर आप कर सकते हो तो मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए। और जो बचपन होता है, मुझे लगता है कि वो एक बेस होती है बच्चे की, एक जो एडल्ट बिल्कुल कल कल जो एक इंसान बड़ा होगा और उसके जो भी एक्ट्स होंगे, जो भी वो करेगा या वो सोचेगा, वो मेरे ख्याल से वो डिपेंड करता है उसके बचपन पे। वो उसकी बेस है, अगर वो बहुत बिल्कुल अच्छी होगी तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ब्लूम करेगा, माशरे के लिए अच्छा होगा, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब लोगों को जो है बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देनी चाहिए। टोटली एग्रीड, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि यही तो फाउंडेशन है। तो आपकी फाउंडेशन सही होगी तो उस पर बिल्डिंग सही खड़ी होगी ना। और ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा एक नोबल कॉज़ भी है कि आप जो है आप किसी बच्चे को काउंसल कर रही हैं, या फिर आप किसी को बता रही हैं कि जैसे कि अभी आपने इतनी अच्छी टिप्स दी कि जो यंग मदर्स होती हैं वो बच्चों के साथ मतलब आई कांटेक्ट रखें, हग्स करें, और टू बिल्ड देयर कनेक्शन। तो ये लाइक बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि एक बच्चे की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, और जो कि हम सबको जो है इसके ऊपर सोचना भी चाहिए और करना भी चाहिए। कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि जो वॉर स्ट्रिकन एरियाज होते हैं, और तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके उनके दिमाग पे क्या असर होता होगा, और उनको कितनी ज़रूरत होती होगी कि उनको कोई काउंसिल करें, या फिर उनकी मदर्स को जो है किसी मदद की ज़रूरत हो, और वो आगे जाके जो सोसाइटी है उसके लिए वो क्या करेंगे। हम्म। these उनके are साथ तो ये मसला बहुत शदीद हो जाता है, बिकॉज ये 6 फोल्ड्स बढ़ जाता है उनका प्रॉब्लम हमारी और इनके साथ जो हमारी इस तरह की सिचुएशन में बच्चे रह रहे होते हैं, ये ट्रॉमा बेसिकली उन ना सिर्फ उनके बच्चों में होता है, बल्कि ये उनकी जनरेशन्स में चला जाता है। हमारे डीएनए में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं टेलोमेयर, ये डीएनए की कैप्स होते हैं। तो जो इस तरह की वॉर स्ट्रिकन एरियाज में रह रहे हैं लोग, और खासकर बच्चे, ये वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उनका।
सो वहां तो डैमेज इज लाइक बहुत it's बहुत ही ज्यादा है। जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स थे उनकी थर्ड जनरेशन तक अभी तक ये असर आ रहे हैं। तो आप सोचें कि वो कितना ह्यूज डैमेज हुआ है उनको। लेकिन वो बेचारे गुजर भी गए, लेकिन उनका इफेक्ट जो है उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स में आ रहा है। बिल्कुल। वॉर स्ट्रिकन जो एरियाज होते हैं, आप वॉर वहाँ पे ख़त्म तो कर देते हैं, आप मतलब वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि पीछे कितना ज़्यादा जो है सफरिंग छोड़ के जा रहे हैं एक बच्चे के दिमाग पे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस मच इंफॉर्मेशन जो सबको मालूम होनी चाहिए यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैं इंशाल्लाह आपके साथ चाहूँगी कि आप हमें एक और दफ़ा वक्त दें और हम लोग एक और दफ़ा एक अच्छा सा सेशन कंडक्ट करें लोगों के लिए, अवेयरनेस रेजिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच, डेफिनेटली वी विल डू दैट। थैंक यू मरियम, थैंक यू वेरी मच। थैंक, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज।